वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। जब हमारी गाड़ी अंबाले पहुंची तो हम वहां रुक गए। पुलिस ने हमारी जबरदस्त खातिर मदारात शुरू कर दी। हमें बेहतरीन बर्तनों में चाय पिलवाई गई, साथ आला किस्म के बिस्किट भी थे। मैंने मौका देखकर हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी, मेरा जी चाहता है कि मैं अंबाले ही उतर जाऊं। वो क्यों? हरपाल कौर ने परेशान सा होकर पूछा। मैंने कहा, मुझे याद आ गया कि अंबाले में मुझे अपने एक दोस्त को एक जरूरी पैगाम पहुंचाना है। आपके साथ अब पुलिस की पूरी गार्ड है, डर की कोई बात नहीं है। हम गाड़ी में ही बैठे थे। गाड़ी में अंधेरा सा था। हरपाल कौर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, कुंदन जी, तुम्हें मेरी जान की कसम है, लुधियाने तक मेरे साथ चलो, फिर बेशक वहाँ से अपने घर चले जाना। मैं बहुत कोशिश के बावजूद इनकार न कर सका। उस वक्त रात का पिछला पहर भी ढलने लगा था। थोड़ी देर अंबाले में रुकने के बाद हम लुधियाने की तरफ चल पड़े। लुधियाना शहर की आबादी में हमारी गाड़ी पुलिस की गाड़ियों की हिफाजत में दाखिल हुई तो वहां से लुधियाना पुलिस की एक वैगन भी पुलिस की हिफाजती स्क्वाड में आन शामिल हुई। उस वक्त हरपाल कौर ने खुद स्टीयरिंग संभाल लिया था और वो खुद ड्राइव कर रही थी। सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि मैं उसे कह न सका कि यहाँ गाड़ी रोको, मैं उतरना चाहता हूँ। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं। मुझे ये खतरा था कि अगर मैं किसी जगह उतर गया तो पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे न लग जाए। आखिर मैंने ये फैसला किया कि इस औरत के घर तक ही जाना बेहतर है। वहां से मैं मौका महल देख कर निकल जाऊंगा और जालिंदर जाने वाली कोई बस, लारी या ट्रेन पकड़ लूंगा। हमारी गाड़ी शहर के फैशनेबल इलाके में आ गई थी, जहाँ कुशादा बागीचों वाली पुरानी टाइप की कोठियां थीं, जिनके बरामदों में बल्ब जल रहे थे। उस वक्त तक अभी सूरज नहीं निकला था, मगर सुबह का नूर चारों तरफ झलकने लगा था। हरपाल कौर गाड़ी एक कोठी के अंदर ले गई और पोर्च में जाकर खड़ी कर दी। फिर मेरी तरफ देखा और कहा, कुंदन जी, तुम एक बहादुर नौजवान ही नहीं, तुमने मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हें अपनी माता जी से जरूर मिलवाऊंगी। पुलिस की गाड़ी वहां से चली गई थी। हरपाल कौर ने मुझे एक सजे हुए बड़े हॉल कमरे में बिठाया और किसी को आवाज दी। एक नौकरानी दौड़ती हुई आंखें मलती आई और हरपाल कौर को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता जी जाग रही हैं। सरदार जी का 3 दफा फोन आ चुका है मीरठ शहर से। हरपाल कौर ने नौकरानी को कोई जवाब न दिया। मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ कुंदन जी, मैं तुम्हें माता जी से मिलाती हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। वो एक बेडरूम था। दीवारों पर शीशे में जड़ी हुई सिखों की गुरु साहिबान की रंगीन तस्वीरें लगी थीं। सोफा सेट के साथ डबल बेड पर बूढ़ी औरत शेर की खाल जैसा कंबल घुटनों तक लिए तकियों के सहारे नीम दराज थी। उसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। ये हरपाल कौर की माता जी थी। सिर्फ एक बात उस बूढ़ी खातून में मुझे नुमाया और अलग नजर आई, और वो ये थी कि उसके बूढ़े होंठों पर पान की लाली जमी हुई थी। करीब ही सुनहरी पानदान और बेड के पाए के पास उगालदान पड़ा था। हरपाल कौर को देखते ही वो औरत गुस्से में आ गई। हरपालो, तू हद से बढ़ती जा रही है। ढिल्लों का मीरठ से कई बार फोन आ चुका है। तू पागल तो नहीं हो गई? आखिर तुझे रात के वक्त अकेले सफर करने की क्या जरूरत थी? हरपाल कौर अपनी माँ के पास बैठ गई और बड़े प्यार से उसका बूढ़ा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माता जी, मैं इस बुढ़े की गोद में कब तक बैठी रहूं? न मरता है न मेरी जान छोड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? हरपाल कौर ने कहा, माता जी, कुंदन है, लुधियाने के कॉलेज में पढ़ता है, रास्ते में मेरा दोस्त बन गया है, इसको लिफ्ट देकर यहाँ लाई हूँ, बड़ा बहादुर नौजवान है। हरपाल कौर ने अपनी माँ को रास्ते में डाका पड़ने वाले वाकयात के बारे में कुछ न बताया। उस बूढ़ी औरत ने बेजारी से कहा, अच्छा जाओ, अब मेरी जान न खाओ। हरपाल कौर मुझे अपने कमरे में ले आई। उसका कमरा बड़ी नफासत से सजा हुआ था। दीवारों पर इंडियन फिल्म एक्ट्रेसों के बड़े साइज के नीम उरियां तस्वीरें लगी थीं। धीमी सी रोशनी हो रही थी। एक डबल बेड था जिस पर रेशमी बिस्तर लगा था। खिड़की पर मखमल का भारी पर्दा था। ऊपर एयर कंडीशनर लगा था। पलंग के पास ही सोफा सेट था। एक शीशे की अलमारी में शीशे के ग्लास और चीनी के नवादरात रखे हुए थे। पलंग के दोनों जानिब टेबल लैंप और उनमें से सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। हरपाल कौर मेरे सामने दीवार की तरफ मुंह करके साड़ी उतारने लगी। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे उसकी हंसी की आवाज आई, कुंदन जी, बड़ा शर्माते हो। अच्छा फिर ऐसा करो, सामने वाले गुस्ल खाने में जाकर नहा धो लो।
फिर इकट्ठे चाय पियेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे मकान पर छोड़ाऊंगी। मैं भी यही चाहता था। सामने दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था जो बंद था। मैं उसे खोलकर अंदर चला गया। सफेद टाइलों वाला बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा गुस्लखाना था। जरूरत की हर शय वहाँ मौजूद थी। नहाने के लिए टब भी बना हुआ था। मैंने अच्छी तरह से दांत साफ किए। मेरी थोड़ी थोड़ी शेव बढ़ाई थी। वहाँ मुझे एक नया सेफ्टी रेजर और ब्लेड पड़ा हुआ मिला। खुदा जाने हरपाल कौर ने ये सेफ्टी रेजर और ब्लेड किस लिए रखे थे, क्योंकि उसका खावत सिख था और सिख शेव वगैरह नहीं बनाते। मैंने जल्दी जल्दी शेव बनाई, फिर टब में फवारे के नीचे बैठकर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। उसके बाद कपड़े पहनकर बालों में कंघी की और बाहर निकल आया। हरपाल कौर बेडरूम में नहीं थी। मैंने सोचा कि ऐसा मौका है यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। मैंने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की खोलनी चाहिए, खिड़की भी बंद थी। पर्दा फिर से गिराकर मैं सोफे पर बैठ गया। टेबल पर हरपाल कौर के सिगरेटों का पैकेट, पर्स और लाइटर पड़ा था। इतने में हरपाल कौर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो बारीक रेशमी जॉर्जेट की साड़ी में मलबूस थी। उसके बाल खुले थे जिनमें वो एक हाथ से कंघी कर रही थी। उसके आते ही कमरे में बड़ी आला क्वालिटी के परफ्यूम की खुशबू फैल गई। वो देखकर मुस्कुराकर बोली, तुम बड़े अच्छे लगते हो मुझे कुंदन जी। वो सोफे पर मेरे पास आकर बैठ गई और कंघी मेज पर फेंककर बालों को पीछे की तरफ बनाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अभी अपने घर नहीं जाने दूंगी, इसको भी अपना ही घर समझो। मैंने जरा परे हटते हुए कहा, नहीं हरपाल जी, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मेरी माता जी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देखते हुए बोली, छोड़ो यार, नाश्ता करके चले जाना, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ाएगा। अपनी माता जी को यहाँ से टेलीफोन कर दो, बस और क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा, हमारे घर में फोन नहीं है। वो हंसकर बोली, मैं पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ, तुमने मेरी शान देख ली है। तुम चले गए तो मैं पुलिस भेजकर तुम्हें घर से बुलवा लूंगी, फिर क्या करोगे। मैंने दिल में सोचा कि इस औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे लोमड़ी की अय्यारी से काम लेना होगा। लोमड़ी मेरे लिए कोई अनोखा जानवर नहीं था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे लोमड़ी भी बना दिया गया था। मतलब ये कि मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी कि इस किस्म के हालात पेश आ जाएं तो किस तरह लोमड़ी की मक्कारी और अय्यारी से काम लेना है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हरपाल जी, मैं अभी घर नहीं जाता। हरपाल कौर ने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने मूड बदलने के लिए फौरन कहा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। जल्दी से अलग होकर उसने जोर से आवाज दी। नौकरानी दरवाजा खोलकर अंदर आई। हरपाल ने कहा, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं लगाया। नौकरानी ने कहा, मैडम जी लगा दिया है, मैं यही कहने आई थी। दूसरे कमरे में जाकर हम दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। नाश्ता खालिस हिंदू सिखों का था, यानी हलवा पूड़ियाँ, कचौरियाँ और दही वगैरह। नाश्ता करने के बाद वो मुझे वापस अपने बेडरूम में ले आई। यहाँ बेड की एक जानिब स्याह रंग का टेलीफोन भी पड़ा था। टेलीफोन की घंटी बजी। हरपाल कौर साड़ी दुरुस्त करती हुई उठी और टेलीफोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से उसका सिख खामद बोल रहा था। उसका पता मुझे हरपाल की गुफ्तगू से हो गया। वो बड़े दुरुस्त लहजे में उससे बात कर रही थी और इस तरह झिड़क रही थी जिस तरह नौकरों को झिड़का जाता है। साफ पता लग रहा था कि उसका खामद अपनी बीवी से बेहद डरता है और उसे अपने पास रखने पर मजबूर है। हरपाल कौर ने ये कहकर फोन बंद कर दिया। अब मुझे फोन न करना, मैं सारी रात की जागी हुई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम समझ गए होगे, ये मेरे बुढ़े खामद ढिल्लों का फोन था। मीरठ में बैठा शराब पी रहा है। मैं उसे शराब के नशे में मदहोश छोड़कर आई थी। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम शराब पीते हो कुंदन जी। सिर्फ पीते होगे, जरूर पीते होगे, इंडिया में तो सभी पीते हैं। मैंने कहा, नहीं हरपाल जी, मैं शराब नहीं पिया करता। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मेरे घुटने पर हाथ रख कर बोली, चलो न पीना, मैं कभी कभी थोड़ी सी पी लिया करती हूँ, मगर शाम को पीती हूँ। तुम मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हारे सामने पीऊंगी। इस दौरान मेरे दिमाग में एक और स्कीम बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैं इस औरत की खास तौर पर पुलिस में जो हैसियत थी उसका फायदा उठाते हुए जम्मू तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि लुधियाना से जालिंधर और जालिंधर से जम्मू तक अकेला जाने में मुझे रास्ते में कई खतरात पेश आ सकते हैं। इसकी अहम वजह यह थी कि पंजाब में खालिस्तान की तहरीक का बड़ा जोर था और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि मेरे साथ कुछ भी पेश आ सकता था। जबकि ये औरत मशरकी पंजाब के आईजी पुलिस की बीवी थी और इसका असर रसूख मैं देख चुका था। मैंने उसके असर रसूख से फायदा उठाने के लिए एक स्कीम तैयार कर ली थी। चुनाचे उस स्कीम पर अमल करते हुए मैंने हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी, मेरा मन आपसे अलग होने को बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे अपनी माता जी का भी ख्याल लगा हुआ है। उन्हें मैंने मीरठ से चलते हुए फोन कर दिया था
कि मैं लुधियाने सुबह के वक्त पहुंच जाऊंगा। अब वो मेरी राह देख रही होंगी। मैं चाहता हूं कि घर जाकर उन्हें बता दूं कि मैं आ गया हूं और फिर कोई बहाना बनाकर वहां से निकलकर आपके पास आ जाऊं। हरपाल कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा, तुम उसी गाड़ी में वापस आ जाना। मैं यही चाहता था। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे लेकर कोठी की लॉबी में आ गई, जहां पोर्च में उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसको वर्दी पोश सिख ड्राइवर कपड़े से साफ करके चमका रहा था। हरपाल कौर ने ड्राइवर से कहा, मंगल सिंह, कुंदन जी को शहर ले जाओ, इन्हें वहाँ एक काम है, और इसी गाड़ी में वापस ले आना। मंगल सिंह ड्राइवर ने सलाम करके कहा, अच्छा बीबी जी। मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी कोठी के पोर्च से निकलकर सड़क पर आ गई। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, महाराज किधर जाना है? मैंने अपनी स्कीम पर अमल करते हुए कहा, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ चलो। मुझे कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना कहाँ पर है। ड्राइवर ने अच्छा जी कहा और गाड़ी को आगे से मोड़कर दूसरी सड़क पर ले आया। लुधियाना शहर मैं पहली मर्तबा देख रहा था। ये शहर मुझे आम शहरों की तरह लगा। पुराने मकानों वाले कहीं खुले और कहीं घटे घटे बाजार थे। सड़कों पर हर किस्म की सवारी चल रही थी। सिख किरपाने लटकाए आते जाते नजर आ रहे थे। शलवार कमीज और साड़ी वाली औरतें भी आ जा रही थीं। गाड़ी मुख्तलिफ बाजारों से घूमती हुई एक इमारत के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। इमारत के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं क्वार्टरों में अपनी माताजी से बात करके अभी आता हूँ। सिख ड्राइवर को मैंने इसलिए अपनी फर्जी माताजी से मिलने का कह दिया था कि वो किसी शक व शुबे में न पड़ जाए, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो भी आईजी पुलिस ढिल्लों साहब की उस तवाइफ ज़ादी बीवी के किरदार से बखूबी वाकिफ था, और हरपाल कौर एक तवाइफ होने के नाते अपनी मर्जी के लोगों से अक्सर मिलती जुलती रहती थी। उसका खामद अपनी किसी मजबूरी की वजह से अपनी तवाइफ बीवी के आगे बेबस था। हरपाल कौर ने ही मुझे ये बताया कि ये कोठी उसके खामद ने उसके और उसकी माता जी के लिए खास तौर पर बनवाई है, ताकि उसकी माता तवाइफों के बाजारों वाले अपने कोठे में न रहे, क्योंकि हरपाल कौर अपनी माता जी से मिलने तवाइफों के बाजार में बेधड़क चली जाया करती थी। हरपाल कौर के खामद का कोई रिश्तेदार उसको नहीं मिलता था। ढिल्लो साहब की एक कोठी जालिंदर में थी, जहां उनका हेडक्वार्टर भी था, मगर वो अक्सर मीरठ में देखे जाते थे, जहां बकौल हरपाल कौर ढिल्लो साहब ने किसी तवाइफ से दोस्ती कर रखी थी। बहरहाल मैं उस औरत के सारे हालात और बैकग्राउंड को पूरी तरह समझ गया था। जबरदस्त तबीयत की मालिक थी और उसका खामद किसी मजबूरी की वजह से उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया था। इन्हीं हालात की रोशनी में मैंने उस औरत के जरिए जम्मू तक पहुंचने की स्कीम बनाई। कॉलेज खुलने का टाइम हो चुका था। कॉलेज में हिंदू सिख लड़के किताबें हाथों में लिए इधर उधर चल रहे थे। ग्राउंड में कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे थे। मैं कॉलेज में दाखिल होकर ग्राउंड की दूसरी तरफ दरख्तों में जाकर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठा और कॉलेज के गेट पर आकर ड्राइवर से कहा, चलो वापस चलो। जब मैं वापस आया तो हरपाल कौर बड़ी बनी सवरी हुई थी। मुझे देखकर बोली, माता जी से कह आए हो ना कि तुम कल घर वापस आओगे? मैंने कहा, वो ऐसा हुआ है हरपाल जी कि माता जी और पिताजी जम्मू चले गए हैं। वहाँ मेरी बड़ी बहन रहती है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। घर में सिर्फ नौकर ही था। माता जी उन्हें कह गई थी कि कुंदन आए तो उसे कहना कि वो भी कॉलेज से छुट्टी लेकर जम्मू पहुंच जाए। अब मुझे जम्मू जाना पड़ेगा। हरपाल कौर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी और एक खास अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए बोली, जम्मू जाना कौन सी मुश्किल बात है? मेरा ड्राइवर तुम्हें खुद जम्मू छोड़ाएगा, मगर तुम आज का सारा दिन और सारी रात मेरे पास रहोगे। सुबह सुबह तुम्हें मेरा ड्राइवर ले जाएगा। जम्मू ज्यादा दूर नहीं है, दोपहर तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मेरी स्कीम कामयाब हो रही थी, मगर उस औरत के साथ सारा दिन और सारी रात रहना मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान था। एक जवान पाकबाज मर्द के लिए इससे ज्यादा सख्त इम्तिहान और क्या हो सकता है। लेकिन मैंने इस इम्तिहान में सुरखरू होने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं आपके पास ठहर जाता हूँ। वो सारा दिन और सारी रात मैंने उस मर्दमार किस्म की तवाइफ ज़ादी के पास किस किस्म के इम्तिहान में पढ़कर गुजारी, ये एक अलग कहानी है जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बहरहाल एक कमरे में बंद रहकर मैंने दिन गुजार दिया। रात भी गुजर गई। जब पिछले पहर रात के 4 बजे तो मैंने हरपाल कौर को जगाकर कहा, हरपाल जी, मेरा जम्मू जाने का वक्त हो गया है। हरपाल कौर जल्दी से उठी। इस मामले में वो बड़ी जिम्मेदार और अपने कौल की सच्ची थी। उसने बालों को पीछे बांधते हुए कहा, मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो गाड़ी में ही सोया हुआ होगा, उसे जगा देना, वो तुम्हें जम्मू ले जाएगा। मगर जरा ठहरो। वो पलंग पर से उठकर अलमारी की तरफ गई। अलमारी में से उसने मुझे
इंडियन करेंसी के 100 रुपए के 5 नोट दिए और कहा, ये अपने पास रखना, इनमें से अपनी बीमार दीदी के लिए फल फ्रूट भी खरीद लेना। मैं रुपए नहीं ले रहा था, मगर हरपाल कौर ने जबरदस्ती नोट मेरी गुल खान वाली नायलॉन की जैकेट की जेब में डाल दिए और मेरा हाथ चूम कर कहने लगी, कुंदन जी, मुझे तुमसे सचमुच प्रेम हो गया है, जल्दी लुधियाना वापस आ जाना, वापस आकर सीधा मेरे पास आना। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक कर कहा, जरा ठहरो। उसने अलमारी का निचला दराज खोलकर उसमें से एक छोटा डिब्बा निकाला। डिब्बे में से रेलवे की टिकट के बराबर एक कार्ड निकाल कर मुझे दिया। ये ऐसा ही था जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, मगर उस पर किसी का नाम पता वगैरह नहीं लिखा था। हरपाल कौर ने कार्ड मुझे देते हुए कहा, ये कार्ड अपने पास रखना, रास्ते में कोई पुलिस वाला अगर पूछे तो उसे ये कार्ड दिखा देना। अव्वल तो मेरी गाड़ी देखकर पुलिस तुम्हें कहीं भी नहीं रोकेगी, लेकिन तुम जानते हो कि आजकल खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, हो सकता है पुलिस तुम्हें रोककर चेकिंग करे। मैंने कार्ड को गौर से देखा, उस पर अंग्रेजी हुरूफ में सिर्फ लूट 3 लिखा हुआ था, यानी L00T3। मैंने हरपाल कौर से यूं ही पूछा कि ये किसका नंबर है। वो बोली, तुम्हें इससे क्या, बस ये समझ लो कि ये जादू का नंबर है। पुलिस के बड़े से बड़े अफसर और छोटे से छोटे मुलाजिम भी इस नंबर की असलियत को जानते हैं। वो इसे देखकर 2 कदम पीछे हट जाएगा। उसने मेरा माथा चूमा और कहा, मेरे प्रीतम, अब देर न लगाना, जम्मू से लुधियाना आकर सीधा मेरे पास आना। मैंने हिंदुओं की तरह हरपाल कौर को प्रणाम किया और बेडरूम से निकल गया। अक्टूबर के शुरू में 4 बजे अभी रात का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। मैं कोठी के पोर्च में आया तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी और अंदर ड्राइवर मंगल सोया हुआ था। मैंने उसे जगाया। उधेड़ उम्र आदमी था, बेचारा जल्दी से उठ बैठा। मैंने कहा, सरदार जी, जम्मू जाने के लिए तैयार होना। मंगल सिंह गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने मुझे सैल्यूट मारा और कहा, महाराज जी बिल्कुल तैयार हैं, बैठो गाड़ी में। मैं जानबूझकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी पोर्ट से निकलकर लुधियाने की सुनसान नीम सड़कों पर निकल आई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।